जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीप क्लासेस विकल्प पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आगे भी आपकी प्रिपरेशन ऐसी ही चलती रहे। उम्मीद है बहुत सारे अग्निवीर के स्टूडेंट्स हमारे सफलता जरूर पाएंगे इस वाले आपके भर्ती में। आज जो मेरी क्लास रहने वाली है दोस्तों, अग्निवीर से संबंधित है। मैं कुछ साइंस के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ और ध्यान रखने का, ये 30 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। ये 30 क्वेश्चंस और इनके साथ साथ जो मैं आपको व्याख्या बताऊंगा, बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई क्वेश्चंस आपको इनमें से जो के तो देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, वहाँ हमने एक कोर्स लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए, आप वहाँ ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों, वो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्निवीर को खास ध्यान में रख करके बनाया गया है। आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन अगर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम से बचेगा। बाकी दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की खास वीडियो मेरे अग्निवीर के शूरवीरों के लिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। धातुओं का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? वायरोलॉजी, कोस्मोलॉजी, मेटलर्जी और आपका इक्थियोलॉजी। दोस्तों, मैं आपको जानकारी बताऊं, जैसे समझिएगा। इक्थियोलॉजी ये मछलियों का अध्ययन है। मछलियों का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा? इक्थियोलॉजी कहलाएगा दोस्तों। वायरोलॉजी दोस्तों वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों? वायरोलॉजी होगा। देखो दोस्तों, मैं साइड में अगर ये ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब अध्ययन आप लोग समझ जाना। सारी चीजें मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आप लोग चीजों को नोटिस करते हुए चलो। कोस्मोलॉजी दोस्तों ब्रह्मांड में होने वाली जो गतिविधियां हैं उनसे संबंधित है। मैं इसको चलो लिख ही देता हूं। ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों का अध्ययन आपका ये हम कह सकते हैं, सॉरी, ब्रह्मांड से संबंधित जो गतिविधियां उनका अध्ययन आपका कोस्मोलॉजी का लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सॉरी माफी चाहूंगा, मेटलर्जी है दोस्तों। मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आपका कई बार पूछा भी गया। इसको हिंदी में धातु कर्म के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जितना भी आपको चारों ऑप्शंस की मैंने डिटेल बताई है, अच्छे से आप लोग लिख लेना, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन ये आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर दिल्ली में है, गुड़गांव में है, लखनऊ में है या राजमुंदरी में है? दोस्तों, मैं 2-3 चीज आपको बता दूं। जैसे लखनऊ में केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा केंद्रीय ड्रग मतलब आप समझ सकते हो औषधि अनुसंधान संस्थान। ये भी दोस्तों आपका लखनऊ में है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में आपका केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान आपका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गुड़गांव में। गुड़गांव में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका मौजूद है। सॉरी, माफी चाहूंगा, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। भारत का बर्ड्समैन निम्न में से किसे कहा जाता है? यानी कि भारत का पक्षी विज्ञानी के रूप में किसे जाना जाता है? होमी जहांगीर भाभा, ई श्रीधरन, डॉक्टर सलीम अली और आपके राजेंद्र सिंह। दोस्तों, मैं चारों ऑप्शंस की आपको डिटेल बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी मैं आपको डिटेल भी बताते हुए चलूँ। होमी जहांगीर भाभा, इनको भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। परमाणु कार्यक्रम का जनक, फादर ऑफ एटॉमिक प्रोग्राम, होमी जहांगीर भाभा। इनके नाम से एक ट्रम्बे महाराष्ट्र में एक सेंटर भी है आपका, वो ट्रम्बे में। ई श्रीधरन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ई श्रीधरन भारत में मेट्रोमैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन है। भारत में सबसे पहले 1984 ईस्वी में कलकत्ता यानी कि कोलकाता में मेट्रो चली थी दोस्तों। इसके बाद 2002 में मेट्रो कहाँ पे चली थी? दिल्ली में चली थी। सारी डिटेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम है राजेंद्र सिंह, इन्हें भारत का जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ
इंडिया, यानी कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? आपका राजेंद्र सिंह को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली को भारत का पक्षी विज्ञानी यानी कि बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ और दे रहा हूँ और लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से उसको नोटिस करते हुए चलना। एक नाम है जाधव मोलाई पयांग। जाधव मोलाई पयांग दोस्तों, इन्हें भारत का फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के वन पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन की इसका राइट आंसर तो डॉक्टर सलीम अली है, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी डिटेल आपको बताई है और इनमें इनसे संबंधित आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए खैर दोस्तों, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना ले सकते हैं, बाकी मैं अगले क्वेश्चन की तरफ को चला। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, विडाल टेस्ट। आप सभी लोग जानते हो, आसपास लोग बहुत सारी जब बीमारियां फैलती, बुखार आते हैं तो उस समय टेस्ट पूरा चर्चा में रहता है, विडाल टेस्ट। इसका जो उपयोग है किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, हैजा या पीत ज्वर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है टाइफाइड। अब समझिएगा, एक तो दोस्तों जैसे मलेरिया का टीका किसने खोज की थी? रोनाल्ड रोस। मलेरिया की टीके की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोस। चेचक का टीका मैं यहां लिख रहा हूं, ये एक नाम है एडवर्ड जेनर। चेचक का टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने की थी। इसके अलावा रेबीज का टीका, रेबीज के टीके की खोज की थी दोस्तों लुई पाश्चर। लुई पाश्चर साहब ने दूध का पाश्चुरीकरण का सिद्धांत भी दिया था। तो 3 क्वेश्चन तो आपके लिए है। एक मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे आपका प्रोटोजोआ है, परजीवी, परजीवी को अंग्रेजी में या इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोजोआ। इसके द्वारा होने वाली कुछ बीमारियां है दोस्तों, जैसे आपका मलेरिया है, मलेरिया। इसके अलावा दोस्तों आपका पायरिया। एक क्वेश्चन बनता है आपका, पायरिया किससे संबंधित रोग है? पायरिया दोस्तों दांतों का नहीं है, पायरिया मसूड़ों से संबंधित रोग है। ठीक है, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। इसके अलावा पेचिस, और दोस्तों एक मैं यहां लिख रहा हूं काला ज्वर, काला बुखार या काला बुखार के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों। माफी चाहूंगा, सॉरी, ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है कुछ, आपका मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और आपका काला ज्वर। जैसे पोलियो है दोस्तों, पीलिया है, ये वायरस के द्वारा, चेचक है, चिकन पॉक्स है, बहुत सारी आपकी बीमारी है वायरस की, हर्पीस वगैरह इससे संबंधित। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग एक बार लेना है, मैं एक साइड हो जाता हूँ। आई होप आप लोगों ने चीजें नोटिस कर ली। चलिए, किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मैं इसके लिए आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, आप उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कभी भी कोई क्वेश्चन बचेगा। देखो, आपसे सवाल पूछा गया कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। मैं एक नाम लिख रहा हूँ, VIBGYOR। V फॉर वॉयलेट है यानी कि बैंगनी है, I फॉर इंडिगो, B से ब्लू है दोस्तों, G से ग्रीन है, Y से येलो, O से ऑरेंज और आपका R से रेड। आप लोगों ने सभी ने इसको पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं जैसे बोल रहा हूँ आप लोग सुन लीजिएगा। वॉयलेट यानी कि इसको बैंगनी बोलते हैं। सबसे पहले कौन सा कलर आपके? बैंगनी है। तो चलिए, जब ऐसी बात है तो मैं उसी कलर से लिख भी देता हूँ इसको बैंगनी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये आपका लाल के नाम से जाना जाता है। अब मेरी बात समझिएगा, मैं आपको बताने वाला क्यों। एक थ्योरी है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप इसे ऐसे याद कीजिएगा, देखो इधर को जैसे आप लोग चल रहे हो, मैं यहां बना देता हूं, एरो का निशान दोस्तों इधर की तरफ को जा रहा है, यानी कि आप वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, यानी कि आपका नीला है, उसके बाद हरा, ग्रीन है आपका, पीला है, उसके बाद आपका नारंगी और उसके बाद लाल है। जब आप इधर को बढ़ रहे होते तो आप हमेशा 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को हमेशा ये चीज़ याद है तो दोस्तों मुझे नहीं लगता आपका कभी क्वेश्चन गलत होने वाला है। ये 2 चीज़ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। जैसे उधर को बढ़ोगे, जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा, वेवलेंथ इसको बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। और उधर को चलते हुए एक पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूं, आवर्ती व ऊर्जा
का घटता क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, किसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, किस रंग का जो प्रकाश ज़्यादा होगा, किस रंग की तरह है आवर्ती ज़्यादा होगी, किस में ऊष्मा ज़्यादा, किस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों आप लोग समझिएगा, थोड़ा लिखने में ऊर्जा का घटता क्रम है, आप लोग समझिएगा। मैंने आपको बताया कि तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, इसका सीधे सीधे मतलब है इस रंग की वेवलेंथ, इस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, इसके बाद इसका इससे ज्यादा होगा, फिर इसका इससे ज्यादा, फिर इसका इससे ज्यादा, ऐसे आपका बढ़ते हुए क्रम में आपका जा रहा है। तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा कभी आपसे पूछा जाए तो लाल रंग का है, और सबसे कम कभी आपसे पूछा जाए तो बैंगनी रंग का है। तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, एक कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद मैंने लिखा आवर्ती व ऊर्जा का घटता हुआ क्रम। आवर्ती के क्वेश्चन बहुत कम से बनते हैं, लेकिन ऊर्जा के क्वेश्चन बहुत शानदार बनते हैं। ऊर्जा का घटता हुआ क्रम है, तो जाहिर सी बात है ऊर्जा का सबसे ज्यादा किस रंग की होगी, बैंगनी की होगी, और ये घटता हुआ क्रम आपका किस रंग की होगी, लाल रंग की होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ बैंगनी और लाल रंग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आजकल जो एग्जामिनर है थोड़ा सा क्वेश्चन को क्रिटिकल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, आपको ना ऑप्शन में लाल बैंगनी देगा ना लाल देगा, बीच में से कोई से भी 3 या 4 कलर आपको दे देगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना। तो अगर आपके ये तरीका याद है, विबग्योर VIBGYOR, और ये दो मेरी बात ध्यान रखना, ऐसे एरो का निशान बड़ा एक बना देना, और इसमें लिखना तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम और आवर्ती व ऊर्जा का घटता हुआ क्रम। दोस्तों यकीन मानिएगा, मुझे नहीं लगता आपका कोई भी क्वेश्चन आपका इससे संबंधित अगर पेपर में आया तो कभी गलत होगा। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, कम पूछ रहा है, इनमें ऑप्शन लाल है, हरा है, नीला और आपका बैंगनी, तो तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, तो जाहिर सी बात है सबसे कम यही होगा। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। आई होप आपकी समझ में शानदार कंसेप्ट आपका आया होगा। चलिए दोस्तों, एक मुस्कान के साथ आगे की तरफ को चलते हैं। चलिए, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, यहां से भी संबंधित क्वेश्चन है। मैंने जितने भी क्वेश्चन तैयार किए हैं उनके सारे ऑप्शन भी इस हिसाब से तैयार किए हैं दोस्तों, ताकि आपको वहां से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ को हम लोग चलते हैं। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा होती है। देखो, गतिज ऊर्जा का एक सूत्र है, K बराबर हाफ mv², हाफ mv²। इसका सीधे सीधे मतलब यह है दोस्तों, इस दुनिया में जिसमें भी गति है, जिन जिन वस्तुओं में गति है वहां गतिज ऊर्जा मौजूद होती है। एक होते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है दोस्तों, P बराबर mgh। यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। एक पहला पॉइंट ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूं समझना, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। और यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। संवेग का एक क्वेश्चन आता है, P का मतलब M का मतलब या मास है, द्रव्यमान है, G का मतलब ग्रेविटी है, H का मतलब हाइट है। तो क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, संवेग निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता या किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, और आपका H मतलब हाइट पर निर्भर करता है। तो आप समझिएगा, आप ये जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक वस्तु की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, एक वस्तु की जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, तो उसके संवेग में क्या परिवर्तन होगा, तो डायरेक्ट ये इसके बराबर है। तो अगर हाइट बढ़ती है तो जाहिर सी बात है संवेग भी उस वस्तु का बढ़ेगा। तो दो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मैं गतिज ऊर्जा के बारे में आपको क्या बता रहा हूँ दोस्तों, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जहां जहां जिस वस्तु में भी गति है, जो भी गतिशील, अगर मेरा हाथ ये गतिशील है तो इसमें भी क्या है, गतिज ऊर्जा। अगर ये अभी रुका हुआ है तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो जहां भी गति है तो गतिज ऊर्जा। तो आपसे पूछेगा निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। अब चली हुई गोली है दोस्तों, जाहिर सी बात है इसमें गतिज ऊर्जा होगी, डेफिनेटली होगी। बहता हुआ पानी है, बिल्कुल इसमें गतिज ऊर्जा होगी। चलता हथौड़ा है, जब हथौड़ा चल रहा है तो उसमें भी क्या होगी, गतिज ऊर्जा। खींचा हुआ धनुष इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा न होकर के दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी आप इसमें, स्थितिज ऊर्जा होती है इसमें दोस्तों। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा के 2-3 उदाहरण मैं आपको लिख रहा हूं। जैसे घड़ी में जो आपके सुई से जो चाबी भरी जाती है, क्वेश्चन है घड़ी में चाबी भरने के बाद जो चलती है किस वजह से, स्थितिज ऊर्जा का। तो घड़ी की सुई में या घड़ी में मैं कह सकता हूं घड़ी में। इसके अलावा बांध के पानी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांध के पानी में
इसके अलावा खींचे हुए धनुष में, इसके अलावा आपका खींची हुई गुलेल में और अन्य कई आपकी छत पर दौड़ते हुए लड़के में भी दोस्तों आपकी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपका शानदार तरीके से पूछे जाते हैं। एक स्थितिज ऊर्जा होती है, एक आपकी गतिज ऊर्जा होती है। अच्छा, मैं एक पॉइंट आपको और बता रहा हूँ, जो बहता हुआ पानी है, या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पानी का बहाव किसमें मापा जाता है, तो दोस्तों एक आपका मात्रक है क्यूसेक। पानी का बहाव किसके द्वारा मापा जाता है, क्यूसेक के द्वारा मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो वर्षा है किसमें मापी जाती है, तो सेंटीमीटर में वर्षा को मापा जाता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहे बिल्कुल ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। बाकी उम्मीद है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताना आपको कंटेंट, क्वेश्चन की क्वालिटी और पढ़ाने का तरीका आपका किस प्रकार का आपको लग रहा है। चलिए खैर दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये नियम किसने दिया था? इनका सीधे मतलब जो जितना अच्छे तरीके से किसी चीज को, देखो उत्सर्जक का मतलब है भेजना वापस, अवशोषक करना का मतलब किसी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी चीज को अपनी ओर खींचना, तो और एक है किसी चीज को परावर्तित करके भेजना। तो इसमें बताया गया जितने भी अच्छे उत्सर्जक होंगे वे उतने अच्छे अवशोषक होते हैं। ये नियम किसने दिया था दोस्तों? आप लोगों ने 9th क्लास में 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ये नियम किरचॉफ साहब ने नियम दिया था। क्या कहा था उन्होंने कि जो जितने भी अच्छे उत्सर्जक होते हैं वही अच्छे अवशोषक होते हैं। दोस्तों आप लोगों ने एक थ्योरी और पढ़ी होगी, जो आपका गर्मी के मौसम में काले रंग के कपड़े पहनने से, काले रंग की शर्ट पहनने से उनमें गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि वे हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा अवशोषित करते हैं। लेकिन सफ़ेद रंग में इतनी गर्मी नहीं लगती है, उसमें एक तरह से कुछ ठंडक महसूस होती है। तो इसका मतलब है वे ऊष्मा को उत्सर्जित ज़्यादा करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अच्छा एक न्यूटन साहब के 3 नियम थे। पहला नियम दोस्तों गैलीलियो, एक मिनट गैलीलियो का नियम, इसी को दोस्तों एक नाम दिया गया जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम है। जैसे इसका कथन क्या है न्यूटन के पहले नियम का, कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, यदि कोई गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। एक चीज आप यहां से और भी नोटिस कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो दोस्तों जो आपका गति का या न्यूटन का पहला नियम है, इसी से आपको बल की परिभाषा भी मिलती है। इसके कई उदाहरण है, जैसे आपकी चलती हुई बस का अचानक रुक जाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना, रुकी गाड़ी का या रुकी हुई बस का अचानक चल देने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुक जाना, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का अलग हो जाना, अन्य बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं आपके इसी के। दूसरा दोस्तों नियम है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है, जैसे रॉकेट इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं और इसी से बल का जो व्यंजक है आपका F बराबर ma इसी से प्राप्त होता है न्यूटन के दूसरे नियम से। और दोस्तों तीसरा आप लोगों को नियम पता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों ये न्यूटन का तीसरा नियम है। इस दुनिया में हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया आपकी होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका किरचॉफ का नियम था। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसका भी मैं आपको बहुत एक अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आपका बनेगा आप लोग छोड़ना मत। देखो क्या आपका एक तो एक चीज समझिएगा आप लोग, एक है ना किसके शरीर का तापमान सर्वाधिक होता है, तो एक तो ना बकरी के शरीर का तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं मनुष्य के शरीर का तापमान दोस्तों, मनुष्य के शरीर का तापमान आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। अब टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का बहुत मामला रहता है कि डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में, केल्विन में। तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक सूत्र बता रहा हूँ, उससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो बचेगा नहीं। देखिएगा एक दोस्तों सूत्र है, मैं लिख दे रहा हूँ, C/5 बराबर है F-32/9 बराबर है K-273/5 और बराबर है R/4।
ये चार चीजें हैं, C/5 या C/5 बराबर है F- के 32/9 बराबर है K- के 273/5 बराबर R/4। इस फॉर्मूले को आप कहीं भी अप्लाई करोगे, जो टेम्परेचर होता है उसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। जैसे डिग्री सेल्सियस में आपको दिया है, फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लिया जाए तो बन सकता है। जैसे आपको मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री सेल्सियस में है, तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, मुझे फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो दोस्तों मैं इसको निकाल लूँ, तो C/5, C का मतलब आपको यहाँ दिया गया है 37/5 बराबर है F- के 32/9। मैं जब इसको कैलकुलेट करूँगा, 5 सत्ते 35 दोस्तों, और 5 चौक 20। अब इसकी गुना 9 चौक 36, 3 9 9 चौक 36, 3 9 पंजे 45, और आपका 3 48 हुआ दोस्तों, 48.6। कुछ मिस्टेक है, 5 सत्ते 35, ओ सॉरी 1 मिनट, हल्का सा मिस्टेक हो दोस्तों, 5 सत्ते 35 दोस्तों, और पॉइंट आपका 2, 5 चौक 20। अब इसकी कल गुना इसमें करूँगा, 9 चौक 36, कैरी आपका 3 रहेगा, और 9 सत्ते 63 और 3 66 दोस्तों, तो 66.6 बराबर है F- के 32 के। ये इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो दोस्तों 98.6 ये फ़ारेनहाइट में आया टेम्परेचर। और यही डॉक्टर आपका रीड करता है जब आप लोग बुखार वगैरह के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, तो इतना ही होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ आपका यही आप अगर फॉर्मूले में मान रखोगे तो डिग्री सेल्सियस में C की जगह आप लोग 27 रख दीजिएगा, 5 से 5 कटेगा, 27 273 में जुड़ करके दोस्तों कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। तो राइट आंसर आपका 27 डिग्री सेल्सियस है। तो मैंने इस क्वेश्चन में एक पूरा कंसेप्ट बताया है। C/5 बराबर है F- के 32/9 बराबर K- के 273/4, सॉरी 5 बराबर है R/4। R का मतलब यहाँ र्यूमर है, आर का मतलब र्यूमर है। आमतौर पर इसका यूज नहीं होता, लेकिन इसका साइंस में कहीं ना कहीं इसका योगदान दोस्तों है। कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके जो आपके एग्जाम से बन सकते हैं, इनको नोटिस कीजिएगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ को चलता हूँ। चलिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं दोस्तों परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटॉन। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका फोटॉन। जो प्रकाश है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और जिन्हें फोटॉन कहते हैं। दोस्तों प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और ये सबसे पहले जांच किया था रोमर नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले बताया प्रकाश की चाल के बारे में दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जैसे परमाणु है, न्यूट्रॉन है आपका दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज आपका एक नाम आता है जेम्स चैडविक। बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने हमेशा ही पढ़ा होगा। परमाणु की खोज आपका रदरफोर्ड के नाम से आता है, रदरफोर्ड का नाम जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलिए। निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो मैं बताऊंगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, तड़ित चालक किस धातु का बना होता है? किस मेटल का, किस धातु के द्वारा तड़ित चालक का निर्माण किया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे। इसके अलावा मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। देखो राइट आंसर दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन है। केपलर ग्रह के गति संबंधित नियम दिए थे। ग्रहों के गति संबंधी नियम केपलर साहब ने दिए थे दोस्तों। इसके अलावा आइंस्टीन ने एक ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण E बराबर mc², ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण इनके द्वारा दिए गए थे दोस्तों। चलिए खैर, ग्राम बेल के बारे में आप लोग जानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। बाकी तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन है। लेकिन तड़ित चालक किस धातु का बना हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं दोस्तों। 11 क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग। भारी जल दोस्तों इसका सूत्र आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अग्निवीर में क्वेश्चन हो सकता है D2O, इसी का नाम है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड, इसको हैवी वाटर या भारी जल के नाम से जानते हैं। तो इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परिरक्षक
या नियंत्रक। तो दोस्तों राइट आंसर आपका मंदक के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और कई बार आपका पूछा भी गया दोस्तों अग्निवीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जितने मैं आपको बेसिक इनके बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा हूँ उनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप एग्जाम्स देख करके आप लोग फिर कहोगे क्वेश्चन इनसे संबंधित है, इन पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना किस घटना का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अच्छा देखो, मैं इन ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का मतलब समझिएगा, वर्षा की जो बूंद होती है उसका जो गोल होना है वो पृष्ठ तनाव के कारण है। इसकी एक डेफिनेशन है, जो आपका द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, जो आपका लिक्विड की एक विशेषता है, वो अपने पृष्ठ को, अपने पृष्ठ जिसका क्षेत्र होता है उसको न्यूनतम रखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए लिक्विड का अगर क्षेत्र है तो वो चाहेगा कि इसका क्षेत्रफल न्यूनतम हो, और जैसे वो इसे न्यूनतम रखने के चक्कर में वर्षा की जो बूंद होती है वो कैसी हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव का एक उदाहरण आपका वर्षा की बूंद कैसी होगी दोस्तों, गोल, ये इसी का उदाहरण है। आपका एक होता है विकृति, विकृति का एक सूत्र है दोस्तों, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, इनिशियली लेंथ, ठीक है। तो लंबाई में परिवर्तन कितना है दोस्तों, दूसरा उसके अपोन में रहेगा कि इसमें प्रारंभिक लंबाई कितनी थी। एक क्वेश्चन आया हुआ है विकृति का मात्रक क्या है, तो दोस्तों इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये विमाहीन और आपका मात्रकहीन राशि है। एक अभिकेंद्र बल, दोस्तों किसी वृत्ताकार पथ पर कार्य करता हुआ ऐसा बल जिसकी दिशा केंद्र की ओर होगी, क्या करेगा दोस्तों, अभिकेंद्र बल। इसके कई उदाहरण भी है, जैसे मोड़ पर मुड़ते समय जो बाइक सवार होते हैं एक ओर को झुक जाते हैं, मौत का जो कुआं होता है उसमें बाइक को चलाना, इसके अलावा सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों को चक्कर लगाना, ये आपका अभिकेंद्र बल का ही आपका उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। अब इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, केशिकात्व, कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी का मतलब होता है केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना, आपका इसी का उदाहरण है। अब लैंप की बत्ती, आपके इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। एक आप लोग और ध्यान रखना, जैसे आपका पेड़ पौधों के द्वारा जल को ग्रहण करना जाइलम उत्कों के द्वारा होता है, और भोजन को ग्रहण करना फ्लोएम के द्वारा, लेकिन जाइलम में एक प्रोसेस और चलता है, उसी को हम केशिकात्व कहते हैं। केश नली के द्वारा जल ऊपर की तरफ को आता है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन होगा आपसे आप कर लेना दोस्तों, छोड़ना कुछ नहीं। मेरी जितना आप लोग ध्यान से वीडियो को देख रहे हो इतना ध्यान से मेरी आवाज़ को भी सुनने की कोशिश करना, बहुत क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका केशिकात्व है। अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? बेसिक क्वेश्चन, कॉपर, आयरन, लेड या टंगिस्टन। तो दोस्तों राइट आंसर इसका टंगिस्टन है। लेकिन लेड के बारे में क्वेश्चन सुनिएगा, इसको पीबी के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक सवाल आता है, वाहनों से जो धुआं निकलता है, वाहनों के धुएं में दोस्तों लेड होता है, और ये मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो लंग्स होते हैं, आपके फेफड़े होते हैं, उनको ये प्रभावित करते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसका राइट आंसर आपका टंगिस्टन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 14 क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी क्वेश्चन है वैसे। 159 लीटर है। एक आपको होता है 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर सॉरी, एक बैरल में 159 लीटर और एक गैलन में इतने लीटर होते हैं दोस्तों। बैरल और आपका गैलन, आपका जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको यानी कि हम कह सकते हैं द्रव को मापने की इकाई है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, इसी में मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसी तरीके से मापा जाता है दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1 फैथम बराबर 6 फीट। अब ये फैथम क्या है? समुद्र की गहराई दोस्तों, समुद्र की गहराई इसी के द्वारा मापी जाती है, फैथम के द्वारा, सॉरी फैथोमीटर से मापी जाती है, फैथम में मापी जाती है। तो समुद्र की जो गहराई है वो आपकी फैथम में मापी जाएगी। चलिए दोस्तों अगले, अच्छा 1 नॉटिकल माइल्स बराबर, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, 1 नॉटिकल मील 1852 मीटर, या आप सभी जानते होंगे, मैं कह सकता हूँ 1.852 किलोमीटर, क्योंकि इसे अगर मैं किलोमीटर में चेंज करूँ तो एक यहाँ आपका
पॉइंट लग जाएगा दोस्तों। तो समुद्र की आपकी दूरी इसमें मापी जाती है। ये समुद्र की दूरी है और ये समुद्र की गहराई है दोस्तों। ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मात्रक में और लिख रहा हूं, आपसे पूछ लिया जाता है श्यानता। श्यानता का मात्रक दोस्तों, श्यानता का मात्रक होता है पवाइज। क्या होता है तो मेरे प्रिय बंधु, पवाइज बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे और यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। रेडियो कार्बन डेंटिक किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ग्रहों की, जीवाश्मों की, शिशुओं की और चट्टानों की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवाश्मों की। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए C14 विधि के नाम से भी इसको जानते हैं। C14 प्रोसेस, C14 विधि, इसके नाम से भी इसको जानते हैं। पुरानी जो जितनी भी चीजें उनका पता इसी विधि से लगाया जाता है। चलिए दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? दोस्तों पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस भी है, द्रव भी है और आपका गैस भी है। ठीक है। अच्छा मैं यहां से आपको एक चीज बता रहा हूं, ठोस के अणु पास पास, ठोस के अणु दोस्तों पास पास होते हैं यानी कि नजदीक होते हैं, और द्रव के अणु दोस्तों कम पास होते हैं यानी कि थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। एक तो आप लोग इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, ये बहुत दूर दूर होते हैं। तो आपको कह सकते हैं ठोस, द्रव, गैस में किसके अणु सबसे नजदीक होते हैं और किसके अणु सबसे दूर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था आपकी प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये दोस्तों पदार्थ की 5वीं अवस्था मानी जाती है। ठीक है, चौथी अवस्था प्लाज्मा है तो 5वीं की आपकी BEC के नाम से जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन प्लाज्मा। चलिए दोस्तों 17वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? आप एक चीज समझिएगा, ये मान लीजिएगा ये आपका एक नाभिक है, चलो इसको ऐसे बनाइएगा जैसे आपका नाभिक बना हुआ दोस्तों। इसके अंदर होंगे न्यूट्रॉन प्लस के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस के प्रोटॉन, और आपका दोस्तों चलो मैं इसको थोड़ा और बड़ा बना दे रहा हूं, ये इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे प्लस के प्रोटॉन होंगे और इसके बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अब एक चीज समझिएगा आप लोग, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आपका निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज? आपका माइनस चार्ज, ऋणात्मक चार्ज होता है। प्रोटॉन पर आपका धनात्मक चार्ज होता है दोस्तों, और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इन पर कोई आवेश नहीं होता। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन की खोज एक नाम आता है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, अगर गोल्डस्टीन नहीं ऑप्शन में हो तब आप लोग रदरफोर्ड लगाओगे। बहुत सारी बुक्स में कई बार ये आपका रदरफोर्ड ही बताया गया है। और न्यूट्रॉन की खोज मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन अभी पीछे कुछ क्वेश्चन बताई थी, तो चैडविक है। अब सवाल आपसे क्या पूछा गया है? वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो सकती है, यानी कि समान न्यूट्रॉन वाले तो दोस्तों नाम से क्लियर हो रहे हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे, समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसके अलावा समान भार वाले, समान जिनकी द्रव्यमान संख्या परमाणु भार होगा तो आपका समान परमाणु भार वाले समभारी कहलाएंगे। चलिए क्वेश्चन, द्रव्यमान परमाणु क्रमांक जिनके समान है वे समस्थानिक कहलाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित होता है या कोई परिवर्तन नहीं होता? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका ए ऑप्शन है। जैसे ही जंग लगेगा तो लोहे का भार आपका क्या होता है? बढ़ जाता है। अब एक बात समझिएगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए एक परत चढ़ाई जाती है, जिंक, इसी को जस्ता भी इसी का नाम है, जिंक जस्ता। इसकी परत चढ़ाई जाती है और लोहे पर ये जो परत चढ़ाई जाती है इसी प्रक्रिया को गैल्वेलाइजेशन, गैल्वेलाइजेशन हिंदी में दोस्तों इसी को बोलते हैं जस्तीकरण। क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक अथवा जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और इसी विधि को गैल्वेलाइजेशन या जस्तीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के खून का पीएच मान ... होता है, कम अम्लीय
अधिक अम्लीय है, कम क्षारीय या अधिक क्षारीय। आप सभी को पता होना चाहिए पीएच वैल्यू मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 है। अब आप सभी ने ये चीज़ पढ़ा होगा, जल का पीएच मान 7.0 है, 7 होता है, तो यानी कि जल उदासीन है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। अब जिनका मान इससे ज़्यादा होगा वे क्षारीय होंगे, जिनका मान वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से कम होगी तो वे अम्लीय होंगे। तो ये दो क्वेश्चन तो आपके ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चंस का लेवल आप लोगों को लग रहा होगा आसान है। हाँ मैं मान रहा हूँ आसान है, लेकिन ये आसान अग्निवीर के एग्जाम्स के हिसाब से, और उनके लिए आसान नहीं है, और इसी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, समथिंग इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं। आप यकीन मानिएगा लास्ट भर्ती में भी हमारे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शन हुए थे, पूरे मेरठ बिहार में शायद हमसे ज़्यादा सिलेक्शन उस समय, मतलब हमसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स नहीं निकाला था। कुल 55 स्टूडेंट्स एग्जाम्स में बैठे थे और 48 स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स क्वालिफाई किया था। तो दोस्तों हमें इस चीज़ का अच्छा खासा अनुभव भी है। इंडियन आर्मी में पहले भी हमारे बहुत सारे सिलेक्शन से, हमने अभी 2-3 साल से आर्मी के लिए 2 साल से अपना पढ़ाना शुरू किया आर्मी के लिए। उससे पहले हम लोग सारा कंप्लीट चीज़ें हम लोग पढ़ाते थे। दोस्तों सिलेक्शन पहले भी बहुत ज़्यादा है और इस बार भी बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। आप यकीन मानिएगा 13 फाइनल सिलेक्शन हमारे लास्ट वाली भर्ती में भी हुए थे, 13 स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी में गए थे। तो दोस्तों क्षारीय जिनके पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी तो वो अम्लीय कहलाएगा दोस्तों। अब बात यह है, ब्लड का पीएच मान 7.4 है तो जाहिर सी बात है वो क्षारीय है। अब अम्लीय वाला ऑप्शन ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब लेकिन ये कह रहा है कि कम क्षारीय या अधिक क्षारीय, लेकिन 7 से जितना बढ़ता जाएगा, 7 से जितना आगे जाएगा तो अधिक क्षारीय होगा, लेकिन ये तो 7 के आसपास ही है, तो मैं क्या कहूँगा दोस्तों इसको कम क्षारीय। कैसा है आपका ये कम क्षारीय? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को मैं चलता हूँ। चलिए दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र दोस्तों NaCO3, सोडियम कार्बोनेट। वैसे इसमें अणु भी होते हैं, 10 अणु जल के भी होते हैं आपके, 10H2O भी, मैं पूरा नाम इसका ये है। इसको दोस्तों आपका धावन सोडा, धोने का सोडा के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर इसका बी है। इसके अलावा जैसे आपका जो बैंकिंग सोडा या मैं कह सकता हूँ खाने वाला जो सोडा होता है NaCO3, इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, या आप लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये खाने वाला सोडा है दोस्तों, ये खाने वाला सोडा है, और ये आपका धावन सोडा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, आपका स्टील। दोस्तों लोहे का जो आपका शुद्ध रूप है वो आपका पिटवा लोहा होता है। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। लोहे में मजबूती प्रदान करने के लिए, लोहे को मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है क्रोमियम। क्या मिलाया जाता है दोस्तों? क्रोमियम। ये चलो मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ, क्रोमियम, क्रोमियम। और लोहे में चमक प्रदान करने के लिए दोस्तों निकेल का प्रयोग किया जाता है। किसका जी दोस्तों? निकेल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे लोहे के आपके कुछ अयस्क है, आपका हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, एक दोस्तों आपका सीडेराइट है, सीडेराइट। तो ये प्रमुख लोहे के अयस्क है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो पिटवा लोहा लोहे का शुद्ध रूप होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग है? इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन। आप देख रहे हो अभी कुछ समय पहले दिल्ली में भी कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। जिस क्षेत्र में वर्षा न हो रही हो वहां वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो सबसे पहला पॉइंट है, इस वर्षा को सबसे ज्यादा दुनिया में चीन कराता है। कृत्रिम वर्षा ज्यादा कराने वाला देश कौन सा है दोस्तों? चाइना है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट आपसे कि कृत्रिम वर्षा में देखो दोस्तों, इसमें आपका सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। एक ऑप्शन के बारे में मैं आपको और बता रहा हूं, जो सिल्वर ब्रोमाइड है दोस्तों AgBr। जो फोटोग्राफिक फिल्मों में फोटोग्राफी होती है, फिल्मों में या फोटोग्राफिक फिल्म को हम कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं दोस्तों फोटोग्राफिक फिल्म के लिए
या फोटोग्राफिक फिल्म में इसी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग हो रहा है दोस्तों? सिल्वर ब्रोमाइड का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका एक कृत्रिम वर्षा कराने वाला दुनिया में सबसे जो ज़्यादा वर्षा कराता है वो चाइना है। इसके अलावा इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। ये इसका राइट आंसर है। अच्छा, अम्लीय वर्षा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉर्वे में। अम्लीय वर्षा दोस्तों किसमें है? नॉर्वे में। अम्लीय वर्षा दोस्तों किसमें सबसे ज़्यादा? नॉर्वे में होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। चलिए, आई होप आपकी समझ में सब क्वेश्चंस आ रहे होंगे और कंटेंट आपको शानदार लग रहा होगा दोस्तों। टिक्का रोग, टिक्का रोग किससे संबंधित है? चावल का, ज्वार का, गन्ने का या मूंगफली का? देखो दोस्तों, गन्ने का एक रोग है लाल सड़न रोग, रेड रस्ट, लाल सड़न रोग गन्ने का रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल का यानी कि धान का मैं कह सकता हूँ, इसमें मैं धान के बारे में बताऊँ। धान का एक रोग आपका खैरा रोग, जो जस्ते की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों टिक्का रोग आपका मूंगफली से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मूंगफली भारत के सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है आपकी दोस्तों? गुजरात में। किसमें? आपका गुजरात में। एक 2-3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लिख पा रहा हूँ। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी दोस्तों, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होगी दोस्तों काली मिट्टी। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी दोस्तों लैटेराइट सॉरी दोस्तों, लैटेराइट मिट्टी। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा कौन से प्रकार की मिट्टी मृदा है? तो जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी, इस प्रकार के क्वेश्चन नाम भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन के बारे में मैंने 5-6 क्वेश्चन आपको बताए, इनको आप लोग अच्छे से नोटिस करना, आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनेंगे। तब तक मैं अगले क्वेश्चन की तरफ को चलता हूँ। शहद किसका प्रमुख घटक है? ग्लूकोज का, सुक्रोज का, लाइपेज का, फ्रक्टोज का? दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत सारी डिटेल बताऊंगा। लाइपेज वसा को पचाने वाला एंजाइम, वसा को पचाने वाला एंजाइम्स, वसा को पचाने वाला एंजाइम्स दोस्तों आपका लाइपेज है। इसके अलावा जो आपका ग्लूकोज है त्वरित ऊर्जा के लिए, त्वरित ऊर्जा के लिए, एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा एक चीज समझिएगा आप लोग, जितनी भी शर्करा है, जितना भी समथिंग मीठा है, वो सारा आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज भी आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में दोस्तों मैं यहां लिख रहा हूं कार्बोहाइड्रेट, इसमें 3 चीजें होती है, CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन में दोस्तों 4 चीजें होती है, CHO और N सुनिए, कार्बन भी होता है प्रोटीन में, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और एक चीज और जुड़ जाती है जिसको हम नाइट्रोजन के रूप में जानते हैं। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, आप यकीन मानना, इस वीडियो को, इस क्लास को कई बार आप लोग ध्यान से देखना। मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं उनकी जो एक्स्ट्रा डिटेल बताए हैं दोस्तों, आपको ताबड़तोड़ क्वेश्चन मिलेंगे। और बेशक नाम अग्निवीर का है, लेकिन यूपी पुलिस में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। और ये साइंस के एक वीडियो और साइंस के लाऊंगा, उसके बाद 2-3 वीडियो में आपकी GS के लाऊंगा, और इसी प्रकार एक क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों मेरा अपना यकीन है, जब मैं एग्जाम से पहले मिक्स क्वेश्चन जो पढ़ाता हूँ, अब तक का रिकॉर्ड रहा है, जब एग्जाम से पहले मैं मिक्स कराता हूँ 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, उनमें से स्टूडेंट्स को क्वेश्चन जो के तो मिलते हैं दोस्तों। लेकिन तो दोस्तों उम्मीद कीजिएगा, आप लोग, विश्वास है, वैसे ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी प्रकार मिलेगा। ठीक है, हमारी टीम के द्वारा लगातार आपके साथ काम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। चलिए दोस्तों मैं कुछ और क्वेश्चन की जानकारी आपको दे दूँ। सुक्रोज, ये गन्ने की शर्करा है दोस्तों। किसकी शर्करा है? गन्ने में पाया जाता है। गन्ने में जो मीठापन होता है वो सुक्रोज के कारण होता है। और दोस्तों सुक्रोज को ही हम बोलते हैं टेबल शुगर, टेबल शुगर। यहां मैं लिख रहा हूं, चलो मैं दोस्तों समझ जाना, टेबल शुगर के नाम से मैं इसको बता रहा हूं, टेबल शुगर है। तो दोस्तों शहद का या फलों का जो प्रमुख घटक है आपका फ्रक्टोज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फ्रक्टोज है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा, यानी कि सबसे मीठी जो सैकेराइड है वो कौन सा? फ्रक्टोज है। और ये प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से आपके उसको बोलते हैं आपका सैक्रिन, सैक्रिन या सैक्रिन कृत्रिम रूप से, चलो मैं लिख रहा हूं, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है, और कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा सैकेरिन है। दोस्तों क्या है? सैकेरिन है।
दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो को रोक करके सारा कंटेंट आप लोग लेके लेना। यहाँ से जितने क्वेश्चन आप लोग छोड़ दोगे उतने ही आप लोग नुकसान की तरफ को चले जाओगे। बहुत मेहनत के साथ, बहुत देख करके सारे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। और मेन चीज़ है दोस्तों, मेरी इनकी जो एक्स्ट्रा डिटेल है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया। एक सवाल दोस्तों और भी है, एथलीट को दौड़ते वक्त थकान क्यों महसूस होती है? एथलीट को दौड़ते वक्त थकान क्यों महसूस होती है? तो उसकी मांसपेशी में दोस्तों एक एसिड जम जाता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। चलिए दोस्तों, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। बहुत सारी डिटेल भी हो गई है, आप भी एक होगे, बहुत ज्यादा कुछ बता दिया। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? जो डायबिटीज रोग है दोस्तों। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ अलग से। किडनी, किडनी एक तो क्या करती है? रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण किडनी करती है। किडनी का अध्ययन दोस्तों नेफ्रोलॉजी, NEPHROLOGY, नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन है। किडनी की मूल इकाई दोस्तों नेफ्रॉन होती है। क्या होती है दोस्तों? नेफ्रॉन होती है। किडनी के अंदर पाया जाता है पेल्विस। पेल्विस में बहुत सारी आपकी इकट्ठी होती है दोस्तों, क्या? अशुद्धियां इकट्ठी होती है। इसके अलावा होता है किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों। उस ग्रंथि का नाम कौन सा? आपका एड्रिनल ग्रंथि, जिसे उड़ो या लड़ो के नाम से जानते हैं, आकस्मिक ग्रंथि के नाम से जानते हैं। भूरे रंग की ग्रंथि भी दोस्तों ये। तो एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों आपकी कहाँ पाई जाएगी? किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा लीवर यानी कि आपका यकृत को कहते हैं। ये जो पित्त होता है, पित्त का निर्माण होता है दोस्तों। पित्त का निर्माण कौन करता है? हमारा यकृत करता है, लीवर करता है। हृदय, हृदय का बारे में आप लोग जानते हो। हृदय का अध्ययन आपका कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन आपका दोस्तों क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे हो रहे हैं, इनको संभाल लेना। झेल सको तो दोस्तों झेल लेना इन क्वेश्चंस को, सारे याद कर लेना, आपको बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का एक नाम है, मैं लिख रहा हूं अग्नाशय। क्या है दोस्तों? अग्नाशय। अब दोस्तों इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। शायद इसके लिए मुझे पेज अलग भी नहीं, मैं नहीं ले सकता शायद यहाँ। चलिए कर अग्नाशय, जो ये अग्नाशय ग्रंथि है दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि में होता है आपका लैंगरहैंस। क्या होता है दोस्तों? लैंगरहैंस। इसकी बीटा कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है दोस्तों इंसुलिन। क्या है दोस्तों? इंसुलिन। इंसुलिन का जो कार्य है हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करना है। मीठे की मात्रा को इंसुलिन हमारी बॉडी में कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। अब नियंत्रित किस प्रकार करती है? उल्टा काम है इसका दोस्तों। उल्टा काम देखिएगा जी, यदि इंसुलिन ज्यादा निकल रहा है तो बॉडी में शुगर की मात्रा घटेगी। अगर इंसुलिन ज्यादा निकल रहा है तो बॉडी में शुगर यानी कि मीठे की मात्रा कम होगी, शुगर कम होगा। तो इसके फलस्वरूप एक रोग है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन अगर इंसुलिन कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की कमी के कारण एक रोग होता है जिसे मधुमेह या डायबिटीज के नाम से जानते हैं। तो आमतौर पर हम उसे शुगर के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन ये भी है कि मधुमेह किसकी कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इंसुलिन का स्रावण कहां से होता है? आपका अग्नाशय की लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से। बीटा कोशिकाओं से। तो दोस्तों मधुमेह रोग का जो प्रकोप होता है किस अंग की खराबी के कारण? आपका पैनक्रियाज। अगर पैनक्रियाज में कुछ गड़बड़ है यानी कि अग्नाशय, इसको हिंदी में हम लोग अग्नाशय बोलते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है तो सारा मामला ही होगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत सारी डिटेल इस क्वेश्चन की भी है दोस्तों। कहीं दोस्तों ऐसा तो नहीं हो रहा मैं बोर्ड बहुत ज़्यादा भर दे रहा हूँ, आप लोगों की समझ में चीज़ें नहीं आ रही है? आप लोग इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जैसा आप लोगों को चाहिए दोस्तों ऐसा ही दूंगा, चिंता मत कीजिएगा लोग। चलिए खैर, सूर्य में पाए जाने वाले मुख्य गैसें हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, एक नाम है आपका नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। दोस्तों मेरी बात समझिएगा, नाभिकीय संलयन आपका दो ही जगह पाया जाता है। एक तो सभी तारों में, चूंकि सूर्य भी क्या है? एक तारा है, तो वहां भी आपका नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय और आपका एक हाइड्रोजन बम में पाए जाते हैं।
जो हाइड्रोजन बम होते हैं उसमें भी नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन आपका परमाणु बम में पाया जाता है। अब समझिएगा विखंडन में क्या होता है, नाभिक टूटते हैं और छोटे छोटे आगे नाभिकों में बढ़ते हैं, लेकिन संलयन में दो नाभिक जुड़ करके एक नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से होता है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन प्लस के हीलियम है। वैसे होता इस प्रकार है, हाइड्रोजन प्लस के हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं, ये प्रक्रिया चलती है। तो दोस्तों मैं क्या कह सकता हूँ, हाइड्रोजन में हीलियम। राइट आंसर आपका दोस्तों क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों। ऑक्सीजन सूर्य पर नहीं पाई जाती दोस्तों। चलिए खैर, इसका स्क्रीनशॉट ये आप लोग नोटिस कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, कुल 30 क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिए हैं, 27वें तक हम लोग पहुंच चुके। तो 3 क्वेश्चन आपका इंतजार खत्म होने वाला, 3 या 4 क्वेश्चन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, टमाटर में एक एसिड पाया जाता है दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक अम्ल या एसिड कह सकते हैं दोस्तों। ऑक्जेलिक एसिड दोस्तों टमाटर में पाया जाएगा। अब जब एसिड की बात है, तो मैं साइड में कुछ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले तो एक आपका टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड में नहीं लिख रहा हूँ, इसके आगे लिख रहा हूँ। एक तो आपका अंगूर में होगा, एक आपका इमली में होगा, एक आपका केले में होगा। केला, इमली और अंगूर, इनमें दोस्तों आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आपका जो पालक के पत्ते होते हैं, पालक में दोस्तों आयरन तो पाया जाता है, लेकिन बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, अम्ल या एसिड एक ही बात है दोस्तों। सेब में दोस्तों आपका एप्पल जो होता है उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा प्रिय बंधु, मैलिक एसिड पाया जाता है। दूध में दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध में दोस्तों कौन से, लैक्टिक एसिड पाया जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और तथ्य, जैसे मैं और बात करूं, मैं किसकी बात करूं, पालक हो गया आपका, टमाटर हो गया आपका, इमली, अंगूर, केला हो गया, सेब हो गया आपका। जैसे मक्खन में यहाँ लिख दे रहा हूं, मक्खन में ब्यूटारिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है। इसके अलावा जो नींबू वर्गीय फल है, नींबू की जो पूरी बिरादरी है दोस्तों, नींबू है, आंवला है, इनमें संतरा है, इन सब में एक एसिड पाया जाएगा, एसिटिक एसिड दोस्तों, एसिटिक अम्ल। उम्मीद है हैंडराइटिंग थोड़ा आप लोग मैनेज करना। और दोस्तों एक आपका सिरका, सिरके में दोस्तों क्या पाया जाएगा आपका, सॉरी थोड़ा गलत हो गया मेरे हिसाब से, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये जो एसिटिक एसिड है दोस्तों आपका सिरके में, एसिटिक अम्ल आपका सिरके में है। और नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल है दोस्तों, सिट्रिक, माफी चाहूंगा हल्का सा गड़बड़ हो गया था ये दोस्तों। तो इतनी सारी डिटेल एक तो आपको इनकी है। अब सवाल आपसे क्या था, टमाटर का लाल रंग किसके कारण है दोस्तों। तो दोस्तों टमाटर का जो लाल रंग होता है आपका, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर, चलो ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये बिल्कुल से। पालक में बेंजोइक अम्ल होता है दोस्तों, ये गलत लिखा गया है, माफी चाहूंगा, एक मिस्टेक छोटी सी ये भी है। एक मिनट, ये जो पालक है दोस्तों, पालक में भी आपका ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। बेंजोइक एसिड आपका घास, बेल, पत्ते और आपका जो मूत्र होता है, यूरिन, इनमें बेंजोइक एसिड पाया जाता है दोस्तों। हाँ अब सही है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों टमाटर का लाल रंग दोस्तों, आसान क्वेश्चन आपका, लाइकोपिन, आसान नहीं है क्वेश्चन आपके, शानदार बनते हैं। इसके अलावा प्याज में गंध सल्फर के कारण, प्याज में क्या पाया जाता है, सल्फर। और गाजर का रंग नारंगी, गाजर का रंग नारंगी, गाजर का रंग नारंगी कैरोटीन के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपसे बनते हैं ये। अच्छा, इसके अलावा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है। और जो घी का रंग यानी कि दूध का रंग पीला, दूध का रंग सफेद भी होता है और दूध का रंग हल्का पीला भी होता है। तो किस किस के कारण, आप लोग ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोगों को बताना है। 2700 क्वेश्चन आपके सामने, एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिएगा, जो आंख है, आंख लैक्रिमल हड्डी के पास स्थित होती है दोस्तों, लैक्रिमल हड्डी के पास स्थित होती है। और एक ग्रंथि भी है यहाँ, लैक्रिमल ग्रंथि। आंख में जो आंसू निकलता है दोस्तों, वो आपका लैक्रिमल से ही निकलता है। तो दोस्तों दो इंपॉर्टेंट है,
लैक्रिमल ग्रंथि भी है, लैक्रिमल हड्डी भी हमारी आंख के पास होती है। हमारी आंख से आंसू निकलना, टीयर्स निकलना, तो किसका उदाहरण है आपका, कहाँ से निकलते हैं, लैक्रिमल ग्रंथि से। अब दोस्तों मेरी बात समझिएगा, जो रेटिना होती है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, क्या बनता है, प्रतिबिंब। और रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति 3 है। एक तो वस्तु से हमेशा छोटा होगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रिय बंधु, छोटा होगा। एक वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। एक ये दोस्तों उल्टा होता है। ये 3 प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान रखना। जो आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा भी होगा, वास्तविक भी होगा और आपका उल्टा होता है। पहला पॉइंट तो आपका दोस्तों ये समझिएगा। इसके अलावा जो कोर आपका आइरिस है, ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। जैसे हमारी आंख पर चमक लगती है, चौंध लगती है, तो हम आंख को सिकुड़ते हैं, इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार आंख को फैलाते हैं, तो ये आइरिस फैलता है दोस्तों। ये तो प्रकाश को नियंत्रित करना इसी का काम है दोस्तों, प्रकाश को नियंत्रित करना चाहिए दोस्तों। अब एक पतली झिल्ली से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली का नाम दोस्तों कोर्निया होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, कोर्निया है। एक शानदार पॉइंट और है, नेत्रदान में दोस्तों यही हिस्सा दान किया जाता है। नेत्रदान में यही दान किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी को नेत्र डोनेट करता है, नेत्र दान करता है दोस्तों, कौन सा हिस्सा दान करता है आपका, कोर्निया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आई होप आपकी समझ में ये भी आया होगा। इसमें से अगर आपको कुछ नोटिस करना है नोटिस कीजिएगा, तब तक अगले क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूँ। 29वां क्वेश्चन है, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन और देखने को मिलेगा। आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई का कितना समतल दर्पण समतल दर्पण चाहिए होता है। अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम एटलीस्ट कितनी हाइट का जो प्रतिबिंब है होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 1/4 बराबर आधा है 2 गुना। तो दोस्तों आपको अपनी हाइट का आधा प्रतिबिंब लेना होगा। यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन आपके दोस्तों बनते हैं, जैसे दो समतल दर्पण आपके 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं और व्यक्ति को उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट उनके बीच में है, तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने बनेगा। क्योंकि आपको पता है 2 दर्पण ऐसे रखे बीच में कोई व्यक्ति है, तो इधर में भी आपका प्रतिबिंब बनेगा, फिर इधर भी बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होता है 360/θ - 1। अब 360 मतलब 360 है, थीटा मतलब कोण कितने डिग्री का, यदि 60 डिग्री दे रखा है -1, इससे ये 6 छंग 36, 6 में से गया कितना दोस्तों 5। तो आप लोग बेशक ये बस फॉर्मूला याद रखिएगा, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कभी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनने लगे दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ इसका राइट आंसर आधा है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं फिर आपके सामने ला रहा हूँ। चलिए, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण सॉरी उल्टा दर्पण और आपका सीधा दर्पण। अच्छा, एक चीज समझिएगा आप लोग, समतल दर्पण का जो प्रयोग है पेरिस्कोप, पनडुब्बी में जो पेरिस्कोप लगा रहता है उसमें बाहर देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया है। एक होता है ENT ईयर नोज थ्रोट, कान नाक गले के जो डॉक्टर है वे अपने पास अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल और उत्तल के बारे में आपको और बता रहा हूं, जो आपका साइड में जो बाइक में या कार में या गाड़ी में जो साइड में जो शीशे लगे रहते हैं इनके पीछे देखने के लिए, गाड़ी में पीछे देखने के लिए या पाशा रूम में लगे हुए पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण आपके दोस्तों, उत्तल दर्पण देखने के लिए दोस्तों। और अवतल का प्रयोग गाड़ियों की हेडलाइट में होता है दोस्तों। हेडलाइट जो आपकी लाइट वगैरह होती है ना, हेडलाइट, उनमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में बेसिक सी जानकारी मैंने आपको बताई। अच्छा, लेंस की अक्षमता का मात्रक भी आप लोग यहाँ लिखिएगा। लेंस की अक्षमता का जो मात्रक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपका डायोप्टर होता है, क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होता है, ऐसा ही यूनिट है। तो दोस्तों अवतल और जो उत्तल दर्पण है किसके उदाहरण है, समतल के, गोलीय, उल्टा सीधा दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के दोस्तों उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, सारा डेटा आपके सामने है, इसमें भी अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल ले लीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास समाप्ति की ओर है। आज का कंटेंट आपको कैसे लगा, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों यकीन मानिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, अग्निवीर में लास्ट टाइम हमारे 13 स्टूडेंट्स एक ही भर्ती में फाइनल हुए थे।
और अन्य बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी कारणवश फिजिकल में या मेडिकल में बाहर आ गए थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या बढ़ने ही वाली है। आप लोग जी जान लगा करके मेहनत कीजिएगा। हमारी टीम के द्वारा लगातार आपके साथ संवाद भी किया जा रहा है, प्रयास भी किया जा रहा है। दोस्तों प्रवीण सर ने भी आपके 2-3 वीडियो लिए हैं, उनमें आपको कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी कराए हैं। बस सबको नोटिस कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अग्निवीर वालों बस ध्यान से समझना, आपके पास टाइम बहुत कम है, लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और स्कोर पहले ही अच्छा कीजिएगा। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप फाइनल मेरिट तक भी नहीं कटोगे, और अगर स्कोर अगर कम है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमारी इस जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के आपको जो हमारे जो एप्लीकेशंस हैं गूगल प्ले स्टोर से वो डाउनलोड हो जाएगी, उसका लिंक आपको मिलेगा दोस्तों। वहाँ हमने एक कोर्स लॉन्च किया है अग्निवीर के लिए, स्पेशल है, करंट अफेयर, उसमें बहुत सारे सेट्स हैं। आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं वहाँ से। करंट अफेयर है, मैथ, रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लाइन टेस्ट भी है। इतने सारे टेस्ट आप लोगों से है ना, आपको देने भी भारी हो जाएंगे, और वहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत सारे एग्जाम से मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथी।